बस शांति से सुनो, क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले एक बात तुम लोग पढ़े होगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया में वो दो कैटेगरी के होते हैं न्यूट्रिशन के आधार। मतलब एक ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, है ना। जैसे हम लोग किस में आएंगे, हेटेरोट्रॉफ में आएंगे। तो जो पैरासिटिक होता है वो किस में आएगा, खुद बनाता है पैरासाइट। हाँ, और हेटेरोट्रॉफ में है। पैरासाइट का मतलब ये परजीवी दूसरों पे जो अपना जीवन यापन करेगा उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो हेटेरोटाइप का एक प्रकार का टाइप ही है, पैरासिटिक हो गया, सेप्रोफिटिक हो गया, है ना। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाता है वो सेप्रोफिटिक कहलाता है। हाँ, फंगस दिन तो आएगा, समझ रहे हो, और वो उसको डिकम्पोजर भी बोलते हैं। तो एक बात यहाँ से ये निकल के आती है कि जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो पक्का क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। बस समझ रहे हो, मतलब जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सारे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अच्छा तुम लोग ऐसा किया करो, जब पढ़ने बैठा करो तो लिखते रहा करो, जो हम नोट्स में, हाँ जो हम यहाँ जैसे मान जैसे बोलेंगे कुछ चीजें ऐसी बातें या कुछ यहाँ लिखेंगे, हो सकता है वहां पे ना लिखा हो तो उसको लिख लिया करो अपने हिसाब से, समझ गए ना। फिर बाद में तुम लोग पूछते हो कि सर कहाँ बताए थे, कहाँ बताए थे, है ना। एक मिनट, हेलो। बस 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 सुनो, देखो तो देखो फोटोसिंथेसिस किस में होगा, जो यहाँ पे क्या बताने वाले थे, जो ग्रीन प्लांट होंगे, है ना। देखो ये बात बोलना ना जरूरी है कि जो ग्रीन प्लांट्स होंगे उसी में फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। जैसे हमने बोला कि सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वही ऑटोट्रॉपिक होगा जो ग्रीन होगा। देखो उसका 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 रीजन क्या है कि ग्रीन प्लांट के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल पाई जाती है और उसी में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो सनलाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। बात समझिए ना। जैसे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो ग्रीन नहीं है, इसको थोड़ा ऑन करो यार। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो ग्रीन नहीं है। जैसे मान लो कि एक प्लांट है जो पैरासिटिक प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं कसकुटा, अमर बेल उसको हम लोग बताए थे कभी कभी। तो वो ग्रीन नहीं होता, तो वो पैरासिटिक प्लांट होता है। जब वो पैरासिटिक प्लांट होता है जिसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना, अगर पैरासिटिक है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसका मतलब दूसरे प्लांट पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो इसीलिए जो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसी को हम लोग ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। बात समझ गए बात को ना, जितने ग्रीन प्लांट होंगे। हाँ 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 बता रहे हैं, ये देखो सुनो, जो देखो जिसकी जिसकी लीफ जब पिंक कलर रहेगी ना, जिस समय पिंक कलर रहेगी तो उसमें पक्का फोटोसिंथेसिस कम होगा। जैसे देखो, जब जब पूरा पूरा फोटोसिंथेसिस होगा तो उसको ग्रीन कलर होना पड़ेगा। जैसे कुछ प्लांट होते हैं ना कि एकदम हमेशा उनकी पत्तियां पिंक ही रहती है हमेशा, तो उसमें फिर कंपेरेटिवली जो ग्रीन है उसके कंपेरेटिव फोटोसिंथेसिस कम होगा। और जो पिंक भी होगा ना तो एकदम एकदम लाइट पिंक नहीं होता, तुम ध्यान से वो देखोगे तो उसमें कभी कभी ग्रीन कलर दिखता है। हाँ होती है ना, मतलब एकदम पिंक नहीं होगा, अगर एकदम पिंक होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा उसमें। बात समझ रहे हो ना, तो ये बात है इसमें। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो जितने भी क्या बोलते हैं ग्रीन प्लांट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक बात समझ जाओ, जैसे तुम लोग किताब में दिया है कि फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो जानते हो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस मतलब ऐसा है कि जो सनलाइट है, जिससे मान लो अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी का कोई भी सोर्स अगर है, एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, सन है। बात समझ रहे हो ना, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। मतलब एनर्जी जहां पे भी आई है, कहां से आई है, सन से आई है। तुम लोग को ऐसा कोई लगता होगा ना कि हो सकता है यहाँ पे सन से एनर्जी नहीं आई है, कुछ ऐसा है जो कि, अच्छा एनर्जी बोले किसको, जैसे मान लो कि जो चीज को आग लगाए वो जलने लगे, है ना, तो उसमें एनर्जी है ना। अगर आग लगाएंगे जलेगा तो एनर्जी होगा।
अब हम लोग जैसे मान लो जैसे वो देखो, अरे इसको लकड़ी देख लो, लकड़ी को इसको जलाएंगे तो आग लगाएंगे तो जलेगा, जलेगा ना, इसका मतलब एनर्जी है। जब जल के पूरा राख हो जाएगा, अब उसको आग जलाओगे तो नहीं जलेगा, इसका मतलब एनर्जी उसको क्या हो, खत्म हो गया। अब उसमें कुछ अगर डालोगे एनर्जेटिक सब्सटेंस तब वो जलेगा, बस समझ रहे हो ना। तो इसमें तो एनर्जी आई होगी, तो सन से आई होगी ना, बताओ कैसे सन से आई होगी इसमें। हाँ हाँ वही तो, वो तो प्लांट ही है, वो तो सिंपल सी बात है। और जो ये सब लाइट वाइट जल रही है, ये भी तो एनर्जी है ना, एनर्जी है। पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, सब टीवी भी चल रहा है, क्या है, एनर्जी है इसमें। तो जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं सनलाइट से आई होगी। अब तुम सोचोगे यहाँ इसमें कहीं सनलाइट आ जाएगा, क्योंकि जहां पे ये बनता है उसमें कहीं ना कहीं उसका यूज होता है ना। जैसे मान लो सोलर एनर्जी होगा तो सन से डायरेक्ट कैप्चर करता है। और एक 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 प्लांट होता है एनटीपीसी, नॉर्मल थर्मल पावर प्रोसेस, जो कि कोयले को जला के एनर्जी क्रिएट किया जाता है। अब कोयला कहाँ से आया, कोयला प्लांट से आया। जब तक उसको जलाओगे नहीं एनर्जी मिलेगा नहीं, बस समझ गए ना। मतलब कुछ भी है, कहाँ से मिलती है एनर्जी, प्लांट से मिलती है। और दूसरी बात, जो एनर्जी चाहे किसी को जलाने की बात करो, चाहे चलने की बात करो, चाहे दौड़ने की बात करो, और जो हम लोग को एनर्जी मिलती है वो भी कहीं ना कहीं या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है ना। अब प्लांट को कहाँ से मिला, सन से। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में क्यों बोले, क्योंकि देखो जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस हैं, जैसे रैबिट हो गया, काऊ हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, हिरन हो गया, कुछ मनुष्य भी हैं जो हर्बीवोरस है। तो उसमें क्या है कि वो तो डायरेक्ट प्लांट को ही खाते हैं, तो इसका मतलब उनको प्लांट से डायरेक्ट एनर्जी मिली। अब कुछ ऐसे हैं जो खाए हुए को खाते हैं, जो प्लांट खाया है उसको खा जाएंगे, जैसे शेर हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया। कुछ ह्यूमन भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। हाँ तो ओमनिवर्स में हम दोनों खाते हैं तो आएंगे तो है ही ना। तो जो इसका मतलब अगर कोई नॉन वेज खाएगा, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली प्लांट से एनर्जी ले रहा है। पहले प्लांट को वो खाया, फिर उसको वो खा गया, तो इससे क्या मिले, एनर्जी। कहाँ शेर प्लांट खाता है, हाँ तो डायरेक्टली नहीं मिलेगी ना उसको, कैसे मिलेगी डायरेक्टली। अब देखो, और दूसरी बात क्या, हम लोग के जो खाने का न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मेन यही है। और उसमें भी मेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, फिर फैट है, फिर प्रोटीन है, बात समझना। अब ये तुमको तीनों चीज जहां से मिलेगा, कहीं ना कहीं प्लांट से मिलेगा। या तो प्लांट को खाओ, या तो प्लांट को जो खाएं उसको खाओ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उससे मिलेगा। अब उसमें कहां से आया है, सनलाइट से आया है। तो दूसरा बात की, अब सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करके तुमको उस फार्म में देगा जिस फार्म में हमको जरूरत है, बस समझ रहे हो ना। जैसे हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज, हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, हमको क्या चाहिए, फैट। अब सनलाइट तो ऐसा है नहीं, लो 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 ग्लूकोज ले लो, लो फैट ले लो, आओ जब हम निकलेंगे तुम ऐसे खड़े हो जाना, तुमको ग्लूकोज दे देंगे, तुमको फैट, ऐसा तो होगा नहीं। अब जो प्लांट सन जो कुछ भी दे रहा है उसको सब के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं कि उसको कन्वर्ट कर सके उस फॉर्म में, बस समझ गए ना। सब में अलग अलग कैपेबिलिटी है। तो हम लोग तो प्लांट उस सनलाइट के एनर्जी को उस फॉर्म में अलग अलग कन्वर्ट करता है। तो अब देखा जाए तो इस दुनिया में जो खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ हैं वो सब किसके बाद आते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद, बस समझ ना। तो इसका एक तो इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फूड मटेरियल्स हैं, सारे फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस के बदौलत ही हैं, एक बात। और दूसरा अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो जो इन्वायरमेंट की CO2 है उसको ले लेता है और इन्वायरमेंट में O2 रिलीज कर देता है, बात समझ गए ना। तो अगर अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस को, तो अगर ऐसा काम करता है तो इसका मतलब जानते हो कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है, फोटोसिंथेसिस। हाँ प्लांट ही करता है, लेकिन कौन प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस से, बात समझ गए ना। ये सब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। और देखो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना, और सप्लाई ऑफ एडिशनल प्लांट प्रोडक्ट
अब इसके अलावा जो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमको लकड़ियां मिलती हैं, है ना, फाइबर्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, ड्रग्स कुछ मिलते हैं, रबर्स मिलते हैं, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं। अगर प्लांट ना होते तो क्या होता? हम ही ना होते। बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे, क्या बोलते हैं, अगर अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। कोई पढ़ा होगा, पता नहीं, हम लोग अपने जमाने में पढ़े थे। हाँ, तो कितने मजे हमारे होते, झट से जाते उसको ले आते अपने घर के सामने ही, सब ऐसा समथिंग था। तो ये सब क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंस है, बात समझ गए ना। तो फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा सिनेरियो बात समझ में आया, क्या करना चाह रहा है, फोटोसिंथेसिस में होगा क्या, उसका क्या इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब देख बात और निकल के आती है, जो प्लांट हैं और एनिमल हैं दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए? CO2, और इसको कहां से मिलेगा? ज्यादा एनिमल से मिलेगा। और जानते हो, दुख की बात है कि सबसे ज्यादा इसको ह्यूमन ही देता है। दुख की बात ये बता बोल रहे हैं, क्योंकि इसको बेचारे को जितना फोटोसिंथेसिस और CO2 चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं। बेचारा खुद ही परेशान हो गया, भैया आप बस करो यार, थोड़ा कम दो, हम ठीक है हमको CO2 चाहिए खाना बनाने के लिए, लेकिन इतना भी मत दे दो कि हम उसको खा ना पाए। तुम बोले कि तुमको मालूम, तुम लोगों को कुछ खाना पसंद है, अब इतना भी ना करके इतना तुमको उसमें डुबा दें। इसी को मान लो दूध पीना बहुत पसंद है, अब ले आए 1 ड्रम दूध, कहेंगे पियो उसको तुम, तो यार बस करो यार, नहीं पियेंगे यार, बहुत हो गया। मतलब ये भी कह रहा है कि बस करो यार, इतना मत CO2 निकालो, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए बहुत दुख की बात है कि एनिमल्स तो CO2 देते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन देता है? ह्यूमन देता है। अब ये ह्यूमन CO2 देता है तभी ये सर्वाइव करता है, अगर ना देता तो सर्वाइव प्लांट भी ना कर पाता। यानी प्लांट भी और एनिमल दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट। बात समझ गए? अब एक बात और बात समझनी है, देखो अब जब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पे है ना, जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पे होता है, तो फोटोसिंथेसिस होने का जो मेन लोकेशन है वो लीफ है। अब उसके अंदर जाएंगे तो लीफ के अंदर क्या जाएंगे? मेसोफिल सेल मिलेगा। अब उसके अंदर जाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। अब क्लोरोप्लास्ट में जो सेल्स होती हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए जो क्लोरोप्लास्ट उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्लास 9 में पढ़ाए थे, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर हमको एनर्जी मिलती है ATP के फॉर्म में। हाँ, तो देखो फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ गए। अब हमको क्या समझना है कि फोटोसिंथेसिस होता कहां पे है। तो होता है कि अगर हम लोग बात करें तो जो होता कहां है, ये एक प्लांट की इतनी बड़ी सी क्या है? लीफ है। अब इस लीफ के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है इस लीफ के अंदर? फोटोसिंथेसिस, अरे सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। अब उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तुम लोग को याद है क्लोरोप्लास्ट 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बताओ। अरे वो तो वही है क्लोरोप्लास्ट, उसे तो उसका पिगमेंट है। हाँ भी तो पढ़ा रहे हैं, 9th वाला पढ़ाइए, अब 9th चाहे 9th, हाँ 9th। देखो जो क्लोरोप्लास्ट, हाँ इधर देखो, जैसे एक बार बताया था, देखो एक तरफ होता था, देखो ध्यान से, क्लोरोप्लास्ट, और इसके बाद जानते हो एक था क्रोमोप्लास्ट, और एक था ल्यूकोप्लास्ट। स्पेलिंग गलत लिखते हैं क्या?
LE होता है क्या, LE वही तो ल्यूकोप्लास्ट। ये सब आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, है ना। हाँ मतलब ये ऐसे आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। जैसे मान लो बताया था ना कि जैसे टमाटर था, तो टमाटर जब तक हरा रहेगा तो उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, और जब पीला पड़ेगा, लाल पड़ेगा, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। और मतलब ये देखा जाए तो जो ये है, ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, ग्रीन कलर के लिए। और इसमें जो इसमें इसमें ये जो कलर आएगा, इसमें कई सारे कलर मिलेंगे, जैसे जैसे रेड हो गया, है ना, येलो हो गया, पिंक हो गया, ये सारे कलर देखने को मिलेगा क्रोमोप्लास्ट में। और ये जो होता है, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। मतलब जो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट होगा, ये कलरलेस होगा। मतलब कलरलेस मतलब इसमें कोई कलर नहीं होगा। और जैसे जैसे आलू काटते हो तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको मैं समझता हूँ कलरलेस है, बस समझ ना, भले से कुछ कलर नहीं। पत्ती का जो पिंक कलर की उसपे जो बेल है वो तो मेरा पौधा है, उसकी जो बेल है वो ग्रीन कलर की है, और जो कलर है वो पिंक है, पत्ती का, बाकी स्टेम सब ग्रीन कलर। हाँ तो वो क्लोरोप्लास्ट है कि क्लोरोप्लास्ट? जो जहां जहां ग्रीन है वो क्लोरोप्लास्ट में आएगा, और जहां पार्ट में ग्रीन के अलावा दूसरा है वो क्रोमोप्लास्ट में आएगा। तो जो बेल है वो तो मेजर पार्ट है ना। हाँ तो मेजर पार्ट है, ग्रीन कलर की है, वही फोटोसिंथेसिस होगा, तो वो फिर इसका क्या काम है? इसका कलर देना, उसको जो कलर दे रहा है वो कलर देने का काम करेगा, समझ गए ना। तो ये हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो सुनो ध्यान से, अब जो ये क्या बोलते हैं, पहली बार जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो जानते हो, जैसे मान लो कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे तो क्लोरोप्लास्ट बनाने से पहले उस पत्ती के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू उसको जो चाहिए, जैसे मान लो अगर बाहर का ऑक्सीजन नहीं, बाहर का CO2 अंदर जाना है तो स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगा ना। और जो ऑक्सीजन को निकलना है वो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है जब पानी ज्यादा हो जाता है तो उसी से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मतलब उसी स्टोमेटा से पानी बाहर भी निकल सकता है, CO2 अंदर भी जा सकता है, और O2 बाहर भी निकल सकती है, और O2 अंदर भी जा सकती है। बस समझ रहे, इतना सारा काम इसमें होता है। अब इसके बाद देखते हैं, तो अब जो मेन साइट होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस का क्लोरोप्लास्ट में। तो अगर क्लोरोप्लास्ट बनाए, पहले इसको जो हम PDF है थोड़ा सा इसको देख लो एक बार। ये देखो, क्लोरोफिल द वाइटल प्लांट ऑफ पिगमेंट, इसको तो क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ओवल सेल ऑर्गेनेली, है ना। असमो क्या होता है, द इनक्लोज्ड बाय द डबल मेम्ब्रेन। देखो इंपॉर्टेंट बात, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ होता है। इट कंटेन द क्लोजली पैक्ड फ्लैटेंड सैक कॉल्ड द थैलेक्वाइड। अब देखो इसके अंदर हमें थैलेक्वाइड मिलेगा, और हाँ क्या, ये नहीं, ये मेम्ब्रेन नहीं है। जो थैलेक्वाइड है वो उसका मेम्ब्रेन वाली बात नहीं है। अभी देखो, ये देखो ये क्या है, जो थैलेक्वाइड है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे ग्रेनम और थैलेक्वाइड बता रहे हैं, कैसे समझाते हैं अभी। थैलेक्वाइड अरेंज इन द पाइल्स कॉल्ड ग्रेनम। जैसे मान लो यहाँ दिखा रहे हैं, बना दे रहे हैं, तब इसमें कहीं बना नहीं है ना वाला स्ट्रक्चर, हम यहाँ बना समझा रहे हैं, तब ज्यादा समझ आएगा। देखो जैसे ये मान लो हमने क्या ले लिया, पत्ती ले लिया, इतनी बड़ी सी बनाएंगे तभी तो इसके तरफ आएगा।
अब हम इसके अंदर मान लो ये वाला बना दिए, ये वाला, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। बात समझ, ध्यान समझना, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके 2 लेयर होती हैं, ये बाई लेयर का होता है, समझ गए। अब इसके अंदर हमें ये पहली बात तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब देखो ध्यान से, और ये जो है ये ऐसे एक दूसरे से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, है ना। अब इसको ध्यान समझना, ये तो क्या था, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल, इसके अंदर जो ये रखा हुआ है ना, ऐसे तुम समझो कि एक सिक्का ले लो और सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्का 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 कर दो, समझे। तो जब रखोगे तो ये ऐसे ही मतलब अरेंज हो गया है, बस समझ हो ना, ये क्या है, ये ऐसे ही अरेंज हो गया है। तो अब इसमें तुम लोग जो देखो, अब जो डायग्राम यहाँ बना है तुम अपने उसमें देखोगे, तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो जो ये पूरा जब ऐसे अरेंज कर दोगे सिक्का बाई सिक्का, तो जो ये बनेगा, ये देखो क्या कहलाएगा, जब ये पूरा बन जाएगा तो ये पूरा कहलाएगा ग्रेना। क्या कहलाएगा, ये ग्रेना, या ग्रेनम भी बोलते हैं कभी कभी। और देखो जो एक होता है, जैसे मान लो एक सिक्के को निकाल लो, जो एक सिक्का, अगर केवल एक सिक्कों को देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, थैलेक्वाइड। बात समझ गए ना। अगर एक रहेगा तो क्या कहलाएगा, थैलेक्वाइड, और वही कई सारा अरेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ग्रेनम। और जो ये वाला है, ये वाला स्पेस खाली है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। बस समझ गए ना। और जो ये है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, ए होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिली। बस समझ गए ना। तो देखो तुम्हारे जो किताब में भी इसका डायग्राम दिया है, स्ट्रोमा लैमिली का, ग्रेनम का, और ये क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड का। थैलाक्वाइड की स्पेलिंग में थैला के होता है यार, हम सी लिख दिए थे, थैलाक्वाइड। बात समझ गए ना। तो ये जो होता है, देखो ये क्या है, स्ट्रोमा, और ये क्या है, स्ट्रोमा लैमिली, और ये क्या है, पूरा एक ग्रेनम। और एक ग्रेनम को, जो ग्रेनम बनते हैं वो ग्रेनम थैलेक्वाइड से मिल के बनते हैं, समझ गए बात को ना। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है मेन इसी ग्रेनम में, यानी अर्थात थैलेक्वाइड में होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मेन इसी थैलेक्वाइड में और इस स्ट्रोमा में देखने को मिलता है। बना लो इसको, बना लो सही रहेगा, इस रफली थोड़ा बना रहेगा ना। जो प्लांट्स डीप वाटर, क्या क्या, जो डीप वाटर, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे और हालत बता दें इसको हम। देखो जो प्लांट डीप वाटर में होते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एक इंटेंसिटी होती है, उनका लेवल होता है। जानते हो कैसे, जैसे मान लो समुद्र में होगा इतना गहरा पानी, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि इतने गहराई पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो और गहराई पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो और, वहां कोई प्लांट नहीं होता। अब वही वो डिपेंड करता है, जो प्लांट होने की क्राइटेरिया है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सनलाइट कहां पे कितनी इंटेंसिटी तक पहुंचेगा। बस समझिए ना। नहीं होता कोई प्लांट, जो बहुत नीचे गहरा है ना वहां कोई प्लांट नहीं होता। अरे नहीं होता बेटा, हम बता रहे हैं ना, तुम मेरी बात मतलब समझो बात को। वो सब कहाँ देखे हो, जहां देखो वो बहुत अंदर नहीं है, वो जहां कुछ नहीं होता, वहां पे कुछ भी नहीं होता। जहां अगर सन की लाइट अगर वहां नहीं पहुंच रही है, देखो उसका ना सी का अलग अलग जोन होता है। तुम जब आगे पढ़ोगे इन्वायरमेंट में, ये बेंथिक जोन है, ये इलेक्ट्रिक जोन है, सब अलग अलग जोन होता है कि इस जोन में लाइट यहां तक पहुंच रही, इस जोन में लाइट यहां तक पहुंच रही। तो जिस लेवल तक लाइट पहुंचेगी, थोड़ा भी लाइट पहुंचेगी तो वहां प्लांट होगा। अगर लाइट नहीं पहुंची तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उससे नीचे जाती है, क्या नहीं जाके सरफेस से नीचे। अरे ऊपर धूप किया हुआ है तो नीचे तक जाएगी ना। हाँ, तो जितना कम, अगर कम जाएगी ना, देखो अगर कम जा रही तो जो प्लांट वहां पे उगेगा उसको कम की जरूरत है, मतलब उसका ऐसा एडाप्टेशन ही होगा।
वही उसमें ग्रो कर पाएगा, नहीं तो नहीं ग्रो करेगा। जहां ज्यादा पड़ रही है वहां ज्यादा वाला दिखेगा। हाँ जैसे हाँ 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 उसका ऊपर 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 आते रहते हैं। अब जहां वो विमान वो शिप डूबा था टाइटैनिक, अभी फिर उसको लोग देखने गए थे तो वही चले गए गए थे ना, अभी न्यूज आया था वो टाइटैनिक को देखने गए तो वही निपट गए। और लो देख लो टाइटैनिक। तो वो जहां थी वहां कुछ नहीं है, वहां कोई प्लान नहीं है। बात समझ गए ना। तो ये सब होता था, इतना बात समझ गए ना। अब देखो बात को, अब यहाँ पे जब आगे हम लोग चलेंगे तो एक चीज हमको मिलेगा। जैसे जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जानते हो क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल मतलब क्या? देखो किसी चीज का रॉ मटेरियल क्या हो, जैसे मान लो घर बनाना शुरू हुआ तो हमें लिए क्या चाहिए? ईंट चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, सब हमारे लिए क्या है? रॉ मटेरियल। जब बन के तैयार हो जाएगा फर्स्ट क्लास हवेली, तो अब जैसे मान लो जो शुरू में लगा उसको क्या बोला गया? रॉ मटेरियल। तो फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेट क्या बनना है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के लिए देखो क्या चाहिए, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें तो CO2 चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, आइसो क्या चाहिए? H2O, और दूसरा क्या चाहिए? सनलाइट। ये सब पहले तो इसका रॉ मटेरियल है। अच्छा क्लोरोफिल रॉ मटेरियल होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? क्लोरोफिल रॉ मटेरियल में नहीं आएगा। वो कि एक वो ऐसा स्थान जो बनाने को मतलब वहां पे बनता है, वो उसको पार्टिसिपेट करता है ना। जैसे मान लो कि हम घर बनवा रहे हैं, हम ही बनवा रहे हैं ना, हम बनवा रहे हैं, अपने जमीन बनवा रहे हैं, तो हम क्या रॉ मटेरियल हैं उसके? अरे मतलब हम उस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, मतलब वो जो प्रोसेस हो रही है घर बनने की उसको हम लोग अंजाम दे रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या लगता है? CO2 है, वाटर है और सनलाइट है। जिसे बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, सामान लेके आओ और हमको हम इंडिया में, अरे यार बस चलो चलो समझ गया तो ना। तो इसके लिए जो प्रोसेस हो रहा है क्या कहलाएगा? ये रॉ मटेरियल कहलाएगा। अब रॉ मटेरियल जब तक इकट्ठा नहीं होगा तब तक तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी नहीं। बस समझ गए ना। तो इसके लिए अब कोई पूछेगा तो रॉ मटेरियल क्या होगा। और एक बात और मिलेगा, जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस में एक होता है बाई प्रोडक्ट, अभी बताएंगे उसको। जैसे एक होता है मेन प्रोडक्ट जो बनता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलेंगे, और जो उसके बनने के बाद जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बात समझ रहे हो ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और क्या बाहर निकलेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? बाई प्रोडक्ट, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो उसके लिए वो बाई प्रोडक्ट होगा, और हम लोग के लिए यूजफुल है। बात समझिए ना। तो अभी हम लोग उसको बात समझाएंगे। अब हाँ हाँ हाँ, हमें जो मिल रहा है, देखो हमें जो मिल रहा है ऑक्सीजन, हमारे लोग के लिए काम की चीज है, लेकिन वो प्लांट के लिए वो बाई प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जब रेस्पिरेशन करेंगे तो हम लोग CO2 को बाहर निकालेंगे, तो CO2 हम लोग के लिए बाई प्रोडक्ट है और वो प्लांट के लिए जरूरत है। बस समझिए ना। तो बाई प्रोडक्ट मतलब जो हमारे काम का ना हो, बाई प्रोडक्ट बाहर निकाल दो, बाय 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 कर दो। बस समझ गए ना। अब एक बात तुम समझ गए। अब देखो जो जो एक इसमें अंदर जो स्टोमेटा होता है लीफ में, वो स्टोमेटा अच्छा इसका फैक्टर करेगा कि नहीं कि फोटोसिंथेसिस कितना होना है, कितना ज्यादा होगा। अगर स्टोमेटा जितना अधिक होगा CO2 उतना अंदर जाएगा, फोटोसिंथेसिस उसमें उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा। और अगर स्टोमेटा कम होगा तो CO2 अंदर कम जाएगा, अब फोटोसिंथेसिस कम होगा। बस समझ में। तो इसका मतलब स्टोमेटा का भी इसमें एक रोल है कि फोटोसिंथेसिस का क्या कैसे होना है। CO2 अंदर जाना, ऑक्सीजन बाहर आना, दोनों एक ही टाइम पे हो सकता है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है नीट में, हायर लेवल में आता है कि क्या मतलब क्या इस, देखो इसे कहने का मतलब ये होता है कि उसी से CO2 बाहर भी निकल सकता है और O2 अंदर भी जा सकता है, तो क्या दोनों एक साथ हो सकता है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का जो कंसंट्रेशन का लेवल है, जो प्रेशर है, वो अलग अलग है। जब दोनों का प्रेशर अलग अलग है तो उसमें आराम से हो सकता है। जैसे एग्जांपल बताएं, जैसे मान लो कि इस दरवाजे से मान लो कोई बड़का आदमी ग्रेट खली टाइप का अंदर गया, अब जैसे मान लो ज्यादा मोटा आदमी जाए तो बीच में फंस जाएगा, इधर भी रास्ता नहीं, इधर भी रास्ता नहीं रहेगा। अगर उसी टाइप का दूसरा मोटा आदमी आएगा तो उसमें दोनों एक साथ निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक छोटू सा आदमी उसके पैरों के बीच से निकल जाए तो निकल जाएगा ना, मतलब उसका साइज दोनों का क्या है, अलग अलग है। अगर साइज अलग होगा, एक ऊपर से गया और उसके बीच से निकल गया। अगर दोनों ग्रेट खली टाइप के आ जाएंगे तो नहीं निकल पाएंगे। तो दोनों का निकलने का रास्ता क्योंकि अलग अलग इसलिए है क्योंकि इसके बीच का जो दोनों एयर के बीच का जो कंसंट्रेशन ग्रेड अर्थात जो उनका प्रेशर होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए दोनों एक साथ अंदर और बाहर जा सकते हैं। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा होगा ही, मतलब इसका आंसर ये है कि हो सकता है। अब जरूर थोड़ी कि निकल ही जाओ दोनों साथ साथ में, मतलब हो सकता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा, बस ये है। आप देखो यहाँ पे इसका मतलब देखो, अगर स्टोमेटा जो होता है स्टोमेटा रेगुलेट, और जो स्टोमेटा होता है वो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करेगा ना। अगर स्टोमेटा ज्यादा खुला हुआ है तो CO2 अंदर ज्यादा जाएगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। स्टोमेटा कम खुला हुआ है, CO2 अंदर कम जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होएगा। बात समझ गए? तो ये बात है। देखो ये बात उन लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पूरा है ना, गार्ड सेल किसको बोलते हैं, स्टोमा क्या है, न्यूक्लियस क्या है, और ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो है, देयर आर द टू थियरीज ऑफ द ओपनिंग स्टोमेटा। एक तो शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, ड्यूरिंग द डे टाइम गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस शुगर, द सेल्स बिकम टर्जिड एंड कॉज द स्टोमेटल ओपन। बता रहे हैं, सुनो पहले। जैसे देखो अभी हम बात ये कर रहे थे कि जैसे मान लो स्टोमेटा तब ओपन होगा जो इसके अंदर ये गार्ड सेल है, जब इसके अंदर कुछ अंदर घुस जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। जब टर्जिड होगा तो स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर इससे बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, शुगर। जब शुगर बनेगा तो उसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्जिड। जब वो टर्जिड होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ये K+ आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड ऑन द जनरेशन ऑफ द पोटेशियम आयन ग्रेडियंट। जैसे इंक्रीज द K+ आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द गार्ड सेल कॉज द स्टोमेटल ओपनिंग। देखो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो, ध्यान समझो, एक वर्ड लिखा है इसमें ग्रेडियंट, जैसे हम यहां पे हमने बना दिया देखो ये है स्टोमेटल पोर और ये है गार्ड सेल। जो इधर वाले जो है ये गार्ड सेल है। अब वो गार्ड सेल क्या करता है, अगर उसके अंदर कुछ गया तो उसका टर्जिड होना तय है, और टर्जिड हो जाएगा तो प्लसिड हो जाएगा, वो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। समझ बात को ना। इसके अंदर एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ग्रेडियंट मतलब ये, जिसे मान लो कि एक गेट है, अब हम उस गेट को 2 लोग इधर और 3 लोग उधर, अब दोनों लोग एक दूसरे को ठेलने का प्रयास करते हैं, तो किधर ठेल पाएंगे गेट को, बताओ। अगर एक तरफ से 3 लोग और एक तरफ से 2 लोग उसको ठेल लें, जिधर 3, हाँ मतलब जैसे मान लो 3 बोले, इसके मतलब उधर ज्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब ये कि मरे 3 ना हो, इधर एक बराबर की 3 हो जाए। अगर 3 ज्यादा मतलब कि ऊपर धकेल देगा, तो उसके बीच में जो डिफरेंस पैदा हो रहा है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो जिधर ग्रेडियंट का प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उधर ढकेल जाएगा। बस समझ रहे हो ना। तो अगर जिधर पोटेशियम ज्यादा तो उससे कम की ओर चला जाएगा, जब जाएगा तो ग्रेडियंट क्या होगा, मेंटेन होगा। जब इसके अंदर आएगा ग्रेडियंट मेंटेन, जब बाहर जाएगा ग्रेडियंट कमजोर, तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो कंडीशन है वो वही तो है,
पोटेशियम का। इंक्रीज द के प्लस आयन कंसंट्रेशन, जब के प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो गार्ड सेल एंड स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और जब उसके अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। बस समझ गए ना। अब स्टोमेटा क्लोज होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और स्टोमेटा जानते हो सुबह जब सनलाइट निकलता है, लगभग सुबह, जैसे इसमें सनराइज कब होता है, इस समय का टाइमिंग शायद क्या होगा, कहीं दिखा नहीं रहा है ना, दिखा 6 बजे मान लो होता है समथिंग। तो 6 बजे से लेके लगभग 6 AM से लेके लगभग 9 AM तक, अब तो धूप कम हो गई है, तो इस समय CO2 फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होगा और स्टोमेटा बहुत आराम से खुलेगा, पूरा खुल जाएगा 9 से 10 बजे तक। अब उसको जब धूप ज्यादा पड़ेगी तो उसको धूप से भी एलर्जी है, धीरे धीरे धूप बंद, स्टोमेटा बंद होने लग जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम होने लग जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि पेड़ों में पानी, जो बगिया होती है उसमें प्लांट में पानी सुबह सुबह देना चाहिए, समझ गए ना। तो जो लोग इस बहुत प्रेमी है उसके गार्डनिंग प्रेमी, तो सुबह 6 बजे पानी उसमें डालना चाहिए, है ना, उठ के। कुछ लोग बोलते हैं शाम को डालोगे बढ़िया ठंडा आ जाएगा, शाम को नहीं, सुबह पानी डालना चाहिए, सुबह डालना है। हाँ, सुबह डालेंगे आराम से तो क्या बोलते हैं, अच्छा से उसका ग्रोथ होता है। हाँ, ब्लैक मैन, डार्क रेक्शन की खोज ब्लैक मैन ने किया था, काले आदमी ने खोज काले रेक्शन की अंधेरे में किया। चलो अब देखो आगे कुछ होगा नहीं वो। हाँ बोलो, हाँ क्या, मैलिक एसिड क्या होता है, कैसे ओपन होगा। अच्छा, उसका भी कंसेप्ट ये होता है, मान लो जैसे कि मान लो कि अगर मान लो जैसे ग्लूकोज होता है ना, जैसे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है वैसे उसका भी होता है। अगर वो कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, कम हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। अब वो बढ़ना घटना उस बात को डिपेंड करता है, जो मैलिक एसिड बनता है वो ऐसे स्थान बनता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बस समझिए ना, तो इसलिए वो बनता है ऐसे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे शाम को कुछ होगा नहीं, जैसे मान तुमको हम बोले, जैसे हम तुमको वैसे बोले कि देखो क्या होता है उसका, ऐसे समझ जाओ एग्जाम्पल, हम तुमको हेल्दी फूड खिला रहे हैं और इसको चाइनीज फूड खिला रहे हैं, अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ना ये तुरंत मर जाएगी ना तुम मर जाओगे, ना तुम बहुत मर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब ये होगा कि यार ये क्या है कि मतलब जो हेल्दी फूड खाएगा वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग समझेगा, और जो चाइनीज फूड खाएगा या जंक फूड खाएगा वो थोड़ा ऐसा लगता है उसको एनर्जी कम रहेगी, देखने में मोटा गोल मोटू लगेगा, लेकिन कोई एक लात मार दे गिर जाएगा, दो उठ ही नहीं पाएगा, समझे ना। तो इसलिए वो ये डिफरेंस होता है, मतलब बाकी नहीं कि अब शाम प्लांट पानी डाल शाम प्लांट सूख जाएगा, तुरंत ही सूखेगा नहीं मतलब। लेकिन अच्छा क्या बोलते कि क्या अच्छा होगा, अब क्या अच्छा होगा तो ऐसा थोड़ी कि जो बुरा वाला तुरंत बहुत खतरनाक है तुरंत उसकी डेथ ही हो जाएगी ना, मतलब उसमें अच्छा क्या है। देखो अब देखो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो ये बात तो तय है कि इसके अंदर एक प्लास्टिड होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, ये एकदम इसको याद कर लो, और बैलेंसिंग वाला भी याद कर लो। जैसे अगर हम बात यहाँ के मतलब वैसे लिख दें, यहाँ पे CO2 प्लस वाटर और फिर ग्लूकोज बनेगा और वाटर निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा, बस समझ लो ना। इसको बैलेंस करके देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। हाँ, बैलेंस तुम लोग को जरूर नहीं केवल यहाँ 6 ही रखो, यहाँ 12 रख सकते हो, बस तो जितना इधर CO2 है, जितना कार्बन इधर है उतना कार्बन इधर होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, उसी को तो बैलेंसिंग बोलते हैं। जरूरी नहीं है 6 रखना, अगर तुम यहाँ 12 रख दोगे तुमको यहाँ भी 12 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 12 रखना पड़ेगा, बराबर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर 12 इधर भी 12, जो चीज नंबर बड़ा होगा तो बराबर मान जाएगा। क्या क्लोरोफिल ग्रीन होता है, अरे वो तो लाइट, हाँ वो तो लाइट को ऑब्जर्व जो करता है, वो किस कलर की लाइट ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करके प्रोड्यूस करेगा, वो रेड, हाँ रेड और ब्लू कलर में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता, उसकी एफिशिएंसी बहुत तेज होती है ना, वो तो फैक्टर में पढ़ाएंगे, तो पहले ये समझ जाओ। अब देखो ये बात तुम लोग बता दी ना, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ होता है क्लोरोफिल में, ये जो बनाए थे ये वाला, इसके अंदर
तो ये कहा, ये जो थैलेक्वाइड है इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, यानी देखा जाए तो ग्रेनम में होता है। बस समझ गए ना। अब देखो फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो उसके दो प्रोसेस हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, दो टाइप होता है। अगर हम लोग बात करेंगे जो जो ग्रेना होता है, ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा है इसके अंदर होता है हाँ। और एक बात ध्यान रखो, सुनो, डार्क रिएक्शन का मतलब अंधेरे में नहीं होगा, समझ जाओ, दोनों दिन में ही होगा। उस डार्क का मतलब डार्क अंधेरा नहीं है, उस डार्क का मतलब यह है कि उसका जिस समय मतलब इसको होने में थोड़ा सा लाइट ज्यादा चाहिए और ये थोड़ा लाइट पर डिपेंड कम रहेगा, लेकिन होगा दोनों दिन में ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस। हाँ देखो, तुम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको लाइट और डार्क से रिलेट मत करो। डार्क रिएक्शन को लाइट, अंधेरा और उजाला से क्या बोलते हैं, रिलेट मत करो। उसका रिलेशन ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो उस समय दोनों रिएक्शन होगा, डार्क भी होगा और लाइट भी होगा। अब फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब लाइट आएगी तब होगा, बस समझ गए ना। यानी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि रात में डार्क रिएक्शन होता है और दिन में लाइट रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन मतलब ये हुआ कि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, और लाइट मतलब वो लाइट पे डिपेंडेंट है। बस इसे देखो, तुम लोग बुक में लिखा हुआ होगा कि जो नोट्स देखने कि लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट, बस समझ गए ना। अब एक बात और समझो, जैसे कि अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये एक होता है लाइट डिपेंडेंट, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, ये लाइट रिएक्शन है ना, ये लाइट रिएक्शन है। और लाइट इंडिपेंडेंट ये क्या है, डार्क रिएक्शन, बात समझ गए ना। अब यहां पे एक तुम लोग को एक बात समझना है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा और लाइट इंडिपेंडेंट पहले क्या होगा। सबसे पहले क्या है, लाइट डिपेंडेंट फेज, और उसके बाद क्या आएगा, अरे पहले बात वो आएगा ना, अरे कहां गया, हमको इसका कुछ दूसरे से जुगाड़ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हमारे साथ मतलब ये हमको सीट थोड़ा अच्छी नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, हम समझाएंगे, पैसे समझा रहे हैं तो सुनो ध्यान से, पहले मेरी बात ध्यान सुनो, अबे तुम उसको छोड़ो, बहुत गड़बड़ नहीं है। देखो जो लाइट जैसे कि हम जैसे एक दो कंसेप्ट होगा, एक में होगा कि जो फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले सबस्टेंस हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा, जैसे क्या रॉ मटेरियल, सनलाइट, सॉरी क्या बोलते हैं, फोटो वो CO2, वाटर और सोलर लाइट, सनलाइट, ये सब का अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट जो करने का काम होगा वो मेन क्या होगा, पहले क्या करेगा, वहां से लाइट रिएक्शन आ गया, अब लाइट रिएक्शन जो उसके बाद जो इकट्ठा हो गया है उसको पूरा इकट्ठा करके मिला के ग्लूकोज बनाना, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन, वो प्रोसेस होता है, बस समझ गए ना। तो पहले जैसे एक स्टेप में क्या होगा, पहले हमको रॉ मटेरियल पूरा इकट्ठा करना है, जहां फोटोसिंथेसिस होना है वहां सबको, जैसे जब घर बनता है तो हाँ ऐसा करते हैं ना कि यार ईंट ले आओ, बालू ले आओ, पहले सब एक स्थान पर रख लो, अब आज बनना है तो लेबर बुला के ले आओ, मिस्त्री बुला के ले आओ और मैकेनिज्म शुरू करो, अब बना के तैयार हो जाएगा। तो पहले जो इकट्ठा करने की प्रोसेस है एक टाइप वो हो गया, दूसरा क्या है, उसको बनाने की प्रोसेस है। तो अब इसमें देखो, इसे मान लो यहाँ पे जो पहले दिया है, इसमें पहले हमको लिखा है लाइट डिपेंडेंट। अब देखो लाइट डिपेंडेंट फेज मतलब ये होता है, इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं या इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जो लाइट डिपेंडेंट होगा इसका मतलब
जब सनलाइट पड़ेगी तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस। फोटो से मतलब उसको तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना। ये होती है हिल रिएक्शन, या इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, दिस फेज टेक्स प्लेस इन थैलोक्वाइड यानी ग्रेनम में देखने को मिलेगा। लाइसिस की स्पेलिंग फोटोलाइसिस है ना। अब देखो दिस फेज टेक्स, ये होता है थैलोक्वाइड में। अब इसमें देखो हुआ क्या, ऑन एक्सपोजर टू लाइट क्लोरोफिल बिकम्स एक्साइटेड एंड अब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। जिस समय ये रिएक्शन होगा लाइट डिपेंडेंट, वो जितने भी मतलब क्लोरोफिल हैं वो एकदम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे, या बिल्कुल उनके रिसीवर रिसीव करने को तैयार हो जाएंगे। और क्या करेंगे, लाइट को रिसीव करेंगे, और लाइट एनर्जी को रिसीव किया, और जैसे लाइट एनर्जी रिसीव हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब द यूज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना। वाटर जो होता है, इसे जो पानी एब्जॉर्ब किया गया है उस पानी को ब्रेक डाउन कर देगा। और जब ब्रेक डाउन करता है, जब पानी टूटता है तो किस फॉर्म में टूटता है, H+ में और OH- में। H+ और OH- में क्या हो गया, वाटर ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन होने के बाद जो बनेगा ये बनेगा। अब उसको जब ब्रेक डाउन होता है तो NADP पिक अप द हाइड्रोजन आयन एंड रिड्यूस द NADPH। जैसे जैसे मतलब ये बना, तो जो ये ब्रेक डाउन हुआ तो इससे क्या निकला, H+ आयन। H+ आयन टूट के हर जगह क्या हुआ, बिखर गया। उसके अंदर जो क्या बोलते हैं मेसोफिल सेल था, जो क्लोरोफिल सेल था, उसके अंदर बिखर गया। अब ये H+ आयन ऐसे घूमता रहेगा, और जो एक NADP होता है वो H+ आयन को रिसीव करके मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके बाद क्या बना देगा, NADPH। और वो जिस समय ये NADP कैप्चर करेगा हाइड्रोजन को और NADPH बनाएगा, उसी समय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, और फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया उसका। अब यहाँ पे दूसरा एक अगला आ गया NADP, जिसे मान लो इसका, हाँ क्या है फुल फॉर्म बताओ। NADPH कहाँ गया, कहीं लिखा था। पहले अभी इसको बता रहे, पहले भी समझ जाओ क्या क्या बोले हो, पहले इतने समझो। पहले अभी NADP से एस करेगा, ये बता ऐसे मतलब है तो क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। अब वो दूसरा जो आएगा वो इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च। अच्छा देखा जाए ना तो ये जो ये वाला दिखाया जा रहा है ये डार्क रिएक्शन है, जो ये वाला दिखाई दे रहा है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। जो दूसरा नंबर है देखो ये क्या है, as soon the glucose is formed the several molecule glucose transform produce the starch molecule, this process is called polymerization। पॉलीमराइजेशन मतलब समझते हो, पॉलीमराइजेशन का मतलब समझते हो। हाँ जैसे मान लो अगर एक रहेगा तो मोनोमर कहलाएगा, जब वो एक जुड़ जुड़ के कई बन जाएगा वो पॉलीमर कहलाएगा। उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, समझ गए ना। तो उससे क्या बना, उसको क्या हो जाएगा, वो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कहलाएगा। अब देखो एट नाइट स्टार्च इज रिकन्वर्टेड इनटू द सॉल्युबल ग्लूकोज व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड द अदर पार्ट थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टिंग शुगर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट नोन एज द ट्रांसलोकेशन। जैसे देखो, जैसे मान लो जब दिन होता है तो दिन में फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, समझ रहे हो। जब दिन होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन उसको एनर्जी रात में भी चाहिए। जब रात होता है तो जो ग्लूकोज बना रहता है उसको फिर से रीयूज होता है ना। तो इसका मतलब बताते हैं जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में हमेशा मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होता है। जरूरत पड़ेगी तो पत्तियों से बना हुआ फूड रूट में जाएगा, और जरूरत पड़े तो रूट में स्टोर फूड फिर से पत्तियों में जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये होता है, तो देखा है तो ये वाला लाइट रिएक्शन है और ये वाला डार्क रिएक्शन है, मतलब ये लाइट डिपेंडेंट है और ये वाला लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन है। मतलब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो रॉ मटेरियल इकट्ठा हुआ, और रॉ मटेरियल इकट्ठा होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल था उसका ब्रेकडाउन हुआ। अब ब्रेकडाउन होने के बाद ये H+OH- निकला, और उसको H को ये कैच कर लिया और ऑक्सीजन बनाया, और फिर दूसरा प्रोसेस जब होगा
तो उसमें होगा जो बना था स्टार्च उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और बहुत सारा ग्लूकोज बन जाएगा, उसको बोलते हैं दूसरे संदर्भ को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। हम्म क्या फोटॉन की फॉर्म में या? हाँ हाँ यूनिट ही तो है, जैसे लाइट की यूनिट ना फोटॉन, उसकी जो वेव निकलती हैं वो फोटॉन के फॉर्म में होती है, उसको कैप्चर करता जो तो फोटॉन है वही तो उसका। अब तभी देखो सब के अंदर क्वालिटी नहीं है ना कि लाइट को कन्वर्ट कैप्चर कर लेगा, केवल किसमें है क्लोरोफिल में। तो क्या करेगा इसको लाइट कैप्चर करेगा और क्या बनाएगा ग्लूकोज। तो ये इसकी दो मैकेनिज्म है, ये इसकी दो मैकेनिज्म है। ये जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन ये मिला हुआ है इसको, जो फोटोसिंथेसिस में जो क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर किया है इन्वायरमेंट से, उसको ले जाएगा। जब ये टूटा रहेगा तो H+ आयन OH अलग रहेगा, उन दोनों को मिला के उस से क्या बनाएगा ग्लूकोज, अर्थात फिर वो जब उसको पॉलीमराइजेशन होगा क्या बना देगा स्टार्च, और खूब सारा इकट्ठा हो जाएगा उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, और इससे बन जाएगा पूरा स्टार्च। और देखो इसमें एक चलता है जो केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल का मतलब ये हुआ कि फाइनली ग्लूकोज है, सॉरी जो CO2 है ये फाइनली ऐसे कई स्टेप में कन्वर्ट होता जाएगा और लास्ट में यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा, और फिर इससे कुछ चीज वेस्ट बचेगा जो कि बाहर फिर से मिलेगा। तो इसका एक पूरा साइकिल चलता है, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। इसको एक मेल्विन केल्विन नाम के व्यक्ति ने डिस्कवर किया था, इसके लिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं। बस समझिए ना, तो इसको जो पढ़ोगे तो उसमें प्रोसेस पता चल जाएगा, कोई ज़्यादा सिंपल वाली बात नहीं है। तो ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है समरी क्या बोले, ये तो पूरा दिखा रहा है जो इमेज है वो ये दिखा रहा है। देखो यहाँ देखो दिखा रहा है ना कि ये सनलाइट आता है, इस पे गिरता है, तो पहले लाइट रिएक्शन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो उसमें H+ आयन बाहर निकलता है, फिर NADP कैप्चर करता है, फिर NADPH बनाता है, फिर वहां से CO2 बनता है, तो डार्क रिएक्शन में होता है। तो पूरा एक समरी चार्ट दिखाया गया कि कैसे प्रोसेस पूरा होता है, इसको पढ़ के समझने के लिए। अब आगे देखोगे उसमें लिखा है एक लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, है ना, दोनों लिखा है, दोनों में डिफरेंस आता है। दोनों में डिफरेंस है, तुम लोग जो इसमें किताब में लिखा है इसको याद कर लेना, समझ जाना। जो लाइट रिएक्शन ये क्या होगा, हाँ ये लाइट डिपेंडेंट है, जो डार्क रिएक्शन है वो लाइट इंडिपेंडेंट है। जो यहाँ पे लिखा है इसको पूरा पढ़ लेना एक बार, समझ गए ना। समझ गए ना। अब देखो आगे, हाँ हाँ देखो जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मतलब होता है ग्लूकोज का बनना। जो CO2 है जब वो फिक्स हो जाएगा तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है C6H12O6। तो जो NADP NADH है वो CO2 का फिक्सेशन करता है, और जितना CO2 का फिक्सेशन होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा। बात समझ गए ना। इसका मेन मतलब क्या होता है फिक्सेशन ऑफ CO2। अब देखो जो आएगा अब क्या समझना है, फैक्टर होते हैं। अब देखो इसमें ये फैक्टर इतना छोटा छोटा लिखा है, जब तुम लोग मतलब कभी छोटा लिखने को आएगा तो छोटा भी लिख सकते हो, और इसको तुम अपने मन से बड़ा लिख सकते हो, किताबों में बड़ा बड़ा दिया पढ़ो समझ आएगा, है ना। लेकिन इसका अगर इसमें ज्यादा क्रिटिकल बात नहीं है। देखो बात इसमें ये है, देखो इस पहला है कि लार्ज सरफेस एरिया, मतलब एडाप्टेशन मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस किस कंडीशन में ज्यादा होगा और किस कंडीशन में कम। तो अगर जैसे पत्ती बहुत बड़ी है
तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अगर पत्तियां छोटी हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। स्टोमेटा ज्यादा है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। स्टोमेटा के खुलने का टाइमिंग अभी है तो क्या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। इसे मान लो ये है, पहले देखो, अब लार्ज सरफेस एरिया, अगर पत्ती का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है तो ये देखो लीव्स है ब्रॉड विद द लार्ज सरफेस एरिया। अब ये बोला कि लीफ में फोटोसिंथेसिस कब, मतलब किस कंडीशन में अधिक होगा। देखो और देखो लीफ का अरेंजमेंट है, ये देखो लीफ आर एट राइट एंगल, लाइट सोर्स आर ऑब्टेन्ड मैक्सिमम लाइट। जैसे मान लो ये इसका मेन स्टेम है, मेरा हाथ देखो, ये क्या मेन स्टेम है, जो पत्ती लगी एकदम ऐसे बिल्कुल एकदम 90 डिग्री एंगल पे खिला हुआ है ऐसे, तो जो सनलाइट अगर डायरेक्ट इस पे पड़ेगा, अगर ये पत्ती ऐसे होती तो सनलाइट डायरेक्ट इसमें ना पड़ता तो फोटोसिंथेसिस कम हो पाता। अगर ये डायरेक्ट इसमें पड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दूसरा क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस, देखो क्यूटिकल एंड अपर, जो क्यूटिकल अपर एपिडर्मिस आर द ट्रांसपेरेंट। से मान लो कि जो लीफ के बाहर एक जो लेयर होती है जो क्यूटिकल होती है, अगर वो ऐसी है कि उससे सनलाइट पार करके आसानी से वहां पे जा पा रहा है, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट पे, अगर उसमें एक कोई लेयर लग जाए ऐसी कि जो सनलाइट पार नहीं कर पा रहा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। अगर आसानी से पार कर जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। बात समझ गए ना। अब देखो इसमें न्यूमरस स्टोमेटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमा अलाउ द रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जितना अधिक स्टोमेटा होगा उतना अधिक गैसेस एक्सचेंज होगा और उतना अधिक फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। और इसमें देखो ये थिनेस ऑफ लीफ, देखो लीफ जितनी पत्तियां पतली होगी उतना ही आसानी से उसमें ट्रांसपोर्ट होकर मटेरियल आएगा तो ज्यादा अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। अगर लीफ बहुत मोटी हो जाएगी तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करो, अब देखो क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, जो कि अपर लेयर में आपको ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस उतना ही कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। अगर लीफ में क्लोरोप्लास्ट कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। एक्सटेंसिव वेन सिस्टम, वेन सिस्टम देखो क्या होता है, एक्सटेंसिव वेन सिस्टम अलाउ द रैपिड ट्रांसपोर्ट टू द एंड फ्रॉम द म्यूकोफिल सेल। जैसे मान लो ये पत्ती है, इस पत्तियों में ऐसी ऐसी वेन होती है ना, ऐसी ऐसी, इसका जितना, क्योंकि जो कुछ भी इधर से एब्जॉर्ब होकर अर्थात जो पानी आएगा तो इसी से जाएगा है, तो जितना अधिक होगी ट्रांसपोर्टेशन उतना ज्यादा होगा, पानी उतना ज्यादा यहाँ आएगा, उतना मिनरल्स आएगा तो फोटोसिंथेसिस उतना ही अच्छा हो पाएगा। बस समझ गए ना, ये चीज देखने को मिलता है इसमें। ये तो बोला है एडाप्टेशन है लीफ का, मतलब लीफ में फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चीज का एडाप्टेशन होना चाहिए। बस समझ गए ना, क्या समझे इसमें कि हाँ, जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना है वो लीफ कैसी होनी चाहिए तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अब देखो, अब एक अगला क्वेश्चन आएगा, अगला टॉपिक आएगा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट डालते हैं, है ना। तो अब इसमें दो टाइप होता है, एक आता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक आता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब जो प्लांट के बाहर की वजह से होता है, जैसे हो गया लाइट, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया टेम्परेचर, हो गया वाटर कंटेंट, हो गया। अब सुनो ध्यान से, जिसे मैंने बोला कि लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उतना ही अधिक होगा। मेरा केवल सर दिखाई दे रहा है। लाइट की इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा उसमें फोटोसिंथेसिस कितना हो, ज्यादा होगा नहीं होगा, लेकिन जानते हो उसकी भी एक लिमिट है कि नहीं। जैसे क्या बताते हैं ना, मान लो किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, क्या कोई भी मटेरियल बहुत ज्यादा पसंद है, अब अगर वो उसको ज्यादा 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 है नहीं, मान लो तुमको दूध पीना बहुत पसंद है, पता लगा तुमको जाके दूध के ड्रम में डुबा दिए, पियो को दूध, ऐसा थोड़ी होगा। तो जितना अधिक होगा उससे बढ़ेगा, तो यहाँ तुमको मिलेगा द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विथ लाइट इंटेंसिटी अप टू सर्टेन लिमिट, लिखा ना। जैसे अगर इसका ग्राफ बना, तुम लोग किताब में ग्राफ बनाओ देखना भी, जैसे मान लो ऐसे, मान लो इधर कह दिया लाइट, इधर हमने बना दिया लाइट और इधर बना दिया फोटोसिंथेसिस। तो जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस लाइट बढ़ाते जाए फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या जाएगा, रुक जाएगा। अब तुम लाइट जितना बढ़ाओ फोटोसिंथेसिस, हाँ, इससे क्या है कि अब तुम चाहे जितना लाइट बढ़ाते जाओ फोटोसिंथेसिस एकदम बराबर ही चलेगा, है ना।
क्योंकि अब उसको नहीं चाहिए ज़्यादा, नहीं चाहिए ना। जैसे मान लो किसी को काजू कतली बहुत पसंद है, 1 डब्बा दिए, 2 डब्बा दिए, 3 डब्बा दिए, 4 डब्बा कहिए, ये हो गया, तुम चाहे जितना दो हम खाएंगे उतना ही, जितना मेरे को खाना है। तुम चाहे 1 ट्रक रखवा दो हम खाएंगे 2 ही 4, बस समझ लो ना। तो ये बात हो जाता है इसमें। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में, अब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा लगभग लगभग, है ना। और टेम्परेचर बात करो, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द टेम्परेचर यूजुअली अप टू द 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, लिख लो चाहे इसमें, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाओ 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 35 तक ले जाओ, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा 35 पे। अगर उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो पत्तियां उसकी मुरझा जाएंगी, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। हाँ, अब देखो वाटर कंटेंट, देखो द एस्ट्रेसिटी ऑफ द वाटर एंड एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ बाय रूट, डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर देखो बात करें कि फोटो क्या बोलते हैं वाटर चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा मतलब या तो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो जाए, मतलब या तो बहुत ज्यादा पानी निकल जाए, या एब्जॉर्प्शन क्या हो गया पानी से क्या होता है, मतलब पानी आना बंद हो जाए, या तो क्या बोलते हैं टेम्परेचर या सनलाइट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि जैसे पानी आए पूरा पानी ट्रांसपरेट होकर बाहर उड़ जाए, या तो नीचे से पानी आना ही बंद हो जाए। तो अगर पानी का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, बस समझ गया ना। तो ये हो गया इसका एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखो कुछ आएगा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल का मतलब होता है जो उसके अंदर है, अंदर मतलब जैसे क्लोरोफिल हो गया, जो उसके अंदर है जैसे क्लोरोफिल हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो गया। अब देखो क्लोरोफिल मतलब मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल रिजल्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात तो सिंपल सी बात है, जितना अधिक क्लोरोफिल आएगा फोटोसिंथेसिस उतना ही अधिक होएगा। इसका कोई ऑप्टिमम लिमिट नहीं है, बात समझ लो ना, ऑप्टिमम लिमिट नहीं है। और अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म का। तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोटोप्लाज्म रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब देखो अगर किसी प्रोटोप्लाज्म का डिहाइड्रेशन हो जाए, पता समझते हो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का बाहर निकल जाना। अगर किसी भी सेल से पानी बाहर निकल जाएगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, है ना। या यहां पे लिखा है एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द प्रोटोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म के अंदर CO2 एक्युमुलेट हो जाए तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। अब दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखो थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोमा, साइज, लीफ इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो मान लो कि अगर लीफ का जो थिकनेस है, जो क्यूटिकल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्टोमेटा का साइज है, ये सब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्फ्लुएंस करता है। जैसे मान लो कि अगर लीफ बहुत मोटी हो गई है तो सनलाइट वहां पे कम जा पाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा। स्टोमेटा कम हो गया है तो फोटोसिंथेसिस कम हो गया, स्टोमेटा कहीं धंसा हुआ है फोटोसिंथेसिस कम होगा, बस समझ गए ना। तो ये सारा बात क्या करता है फैक्टर पे। तो इस फैक्टर का भी खत्म हो गया। अब कुछ आते हैं एक्सपेरिमेंट, तो इसको हम लोग अगली क्लास पढ़ें क्या है ना। ठीक है, तो इसका हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फैक्टर तक पढ़ लिए हैं, अब ये पढ़ लेंगे फिर, हाँ काम सागर पढ़ लेंगे। देखो ये नोट्स में कुछ गड़बड़ी नहीं है, यहाँ बस ये समझना है कि जो ये वाला है इसको तुम लोग डार्क डायरेक्शन समझना। ये डार्क डायरेक्शन है, ये क्या है, लाइट डायरेक्शन है, दोनों मतलब समझा दिए। बाकी किताब से पढ़ना और उसको क्वेश्चन करना पीछे से दिया, ठीक है। और कोई दिक्कत आएगी तो बताना है। अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ दूसरा पढ़ेंगे, ठीक। चलो